नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टीए आर्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर नंबर 9। देखिए यहाँ पर आपके टीए आर्मी एग्ज़ाम के लिए मैंने बस 9 पेपर ही नहीं बनाए हैं, आपके टीए आर्मी के लिए 60 से ज़्यादा मैंने क्लास करवा दिए हैं। ठीक है, वो भी फुल पेपर का। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, टीए आर्मी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर देखिएगा। और ये स्पेशल क्लास आपके टीए आर्मी के लिए है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं ना टीए आर्मी के लिए, तो आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर से जाकर आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करके, ठीक है, टेस्ट लगाइए। आपका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग टेस्ट ऑनलाइन ही लगाइए क्योंकि आपका प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा आपका हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यानी ये जो आपका है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अब इसके बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि आप एग्जाम में ये हो सकता है कि ये कब स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। और 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। और ये कब किया था, ठीक है, तो ये बनारस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। ये बनारस अधिवेशन में हुआ था। और ये बनारस अधिवेशन में ये कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था ना, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, तो 1905 में अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है ना। सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था और उसमें अध्यक्ष बने थे 1905 में। और उसी टाइम में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का सोसाइटी का स्थापना भी हुआ था, ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए जो मेरे मन में चल रहा है अभी, ये जो है कहाँ स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था। और पुणे कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, कहाँ हुआ था, ये रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था ना 1919 में, ये उसी के विरोध में यहाँ पर जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाए थे, ठीक है ना। और वहाँ पर जनरल डायर ने आदेश दे दिया था, वहाँ पर कई सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है ना। तो वही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कहाँ हुआ था। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन बनता है ना, सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। बाद बाकी वीर पथ के एप्लीकेशन पर जो टेस्ट दिया गया है ना, ठीक है, वो सारा आपके टीए आर्मी के लिए स्पेशल है। तो एक एक बच्चे जो भी है ना, सभी जाकर आप वीर पथ के एप्लीकेशन पर टीए आर्मी का टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट ज्वाइन करने में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। या सी में क्या दिया गया है, तो अमृतसर दिया गया है। तो अमृतसर कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। कहाँ पर है, ये पंजाब में है। देखिए यहाँ पर PUNJAB, ठीक है ना, पंजाब। देखिए यहाँ पर आंसर ही मैंने यहाँ पर नोट कर दिया था बाय मिस्टेक से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अमृतसर में एक और है आपका गोल्डन टेम्पल। क्या है, गोल्डन टेम्पल है। कहाँ पर है, तो ये अमृतसर में है, ठीक है ना। गोल्डन टेम्पल ये कई बार आपके एग्जाम में आता है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी में, यानी अमृतसर ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत में राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होता है ना, ये होता है 35 वर्ष होता है। कम से कम कितना होता है, 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ये
उनके मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए तो समझ गए यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये कौन से अनुच्छेद में बताता है, ये कौन से अनुच्छेद में बताता है कि 35 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अनुच्छेद भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, अनुच्छेद ये 58 में, अनुच्छेद 58 में बताता है, योग्यता बताता है। क्या बताता है, योग्यता बताता है, कितनी इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। वही बात मैं कह दूं यहाँ पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना, 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री का, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कितना है, 25 वर्ष प्रधानमंत्री, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री के लिए। अगर मैं बात करूं लोकसभा अध्यक्ष के लिए, क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के लिए कितना आयु चाहिए, कम से कम तो 25 वर्ष का आयु चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और अभी के टाइम में राष्ट्रपति कौन है, अभी के टाइम में जो राष्ट्रपति है ना, अभी के टाइम में जो राष्ट्रपति है वो जो है ना द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू जो है ना अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति कौन अभी है, ये भी नोट कर लीजिए। उपराष्ट्रपति जो है ना अभी, ये आपका अभी जो है ना अभी चेंज हो चुका है, इसका है सीपी राधाकृष्णन। क्या है, सीपी राधाकृष्णन। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री तो जानते ही हैं कौन है, ठीक है। ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है आपका केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केरल। तो केरल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपके सामने में आ गया है। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, आंध्र प्रदेश को। इसको मैंने इसलिए बता दिया आपको ना, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपका अच्छा पॉइंट हो जाता है। और आपके एग्ज़ाम में ये आए भी हैं कि राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। बाद बाकी मसालों का बगीचा कौन है, तो आपका केरल को कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब की राजधानी जो है ना आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, रियाद। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको, देखिए जहाँ भी लगे ना आपको टाइम लेना है ना, तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी मैं फ्लो में क्वेश्चन करवाने लगता हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। ये क्लास आपका लाइव क्लास नहीं होता है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे नहीं पाता हूँ कभी कभी। लाइव क्लास में तो बिल्कुल क्लियर होता है, मैं सभी का कमेंट देखता रहता हूँ। अभी तो मैं कमेंट किसी का देखूँगा नहीं, इसलिए जहाँ लगे आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, ये आपका रियाद में है। रियाद जो है ना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ जान लीजिए ईरान का राजधानी कहाँ पर है, यहाँ पर ईरान। क्या कहता हूँ मैं, ईरान। ईरान का राजधानी क्या है, तेहरान है, ये आपका राजधानी है। अबू धाबी किसका है, तो यूएई का, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है ना। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट का कैपिटल क्या है आपका है, तो ये आपका अबू धाबी है। इस्तांबुल क्या है, इस्तांबुल किसी भी कंट्री का कैपिटल नहीं है। क्या है, किसी भी कंट्री का कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। तो इस्तांबुल है कहाँ पर, इस्तांबुल कहाँ पर है, तो तुर्की में। कहाँ पर है ये, तुर्की में है। और तुर्की का राजधानी कहाँ है, तुर्की का राजधानी कहाँ है, अंकारा। कहाँ है, अंकारा। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कैपिटल। कैपिटल किसका है, तो ये आपका कैपिटल है आपका तुर्की का कैपिटल है अंकारा, ठीक है ना। बाद बाकी ईरान का राजधानी क्या है, तेहरान है। और संयुक्त अरब अमीरात का क्या है, अबू धाबी है। और अभी तो आपने देख लिया सऊदी अरब का क्या है, तो आपका रियाद आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, जिसको नहीं पता है तो। अगर आप एक बार में सक्सेस चाहते हैं तो बाद बाकी आप OnePlus डिफेंस अकेडमी और वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक एक क्लास को देखिएगा, और क्लास आपको अच्छा लग रहा है मेरा ना, एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हम लोग का मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर
कि ड्यूस शब्द किस खेल के से संबंधित है, यानी ड्यूस शब्द जो है ना ये कौन से खेल से संबंध रखता है। तो ड्यूस शब्द जो है आपका ये रखता है आपका टेनिस से। किससे रहता है? टेनिस से। टेनिस के साथ साथ बैडमिंटन, क्या है? बैडमिंटन में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? तो ड्यूस शब्द का। तो दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये आपका स्टैटिक जीके में, आर्मी के एग्जाम में स्टैटिक जीके के अंदर में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार क्या है? भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न क्या है? सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत में, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसका आंसर पहले देख लीजिए। आंसर तो मैंने यहाँ पर दे ही दिया। यहाँ पर ये आपका सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके अलावा भी 3 लोग, यानी एक साथ 3 लोगों को मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था 1954 मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था पहली बार। तो पहला तो आपने देख लिया, पहला आपने देख लिया क्या? ये आपका सी राजगोपालचारी को, ठीक है ना। दूसरे में मिला था आपको CV रमन को। किसको मिला था? CV रमन को मिला था। और तीसरे नंबर मिला था आपका S राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो तीनों को मिला था, एक साथ मिला था। कब मिला था? तो 1954 मिला था। तो आप इसमें भी याद कर लीजिएगा। और किस किस को मिला था? तो सी राजगोपालचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन को मिला था, एक साथ मिला था। में आपका है कि किस मुगल स्मारक को संगमरमर में स्वप्न, यानी कि ड्रीम इन मार्बल के रूप में जाना जाता है? कौन से मुगल स्मारक को? कौन से मुगल स्मारकों को जाना जाता है? संगमरमर में स्वप्न, यानी कि ड्रीम इन मार्बल। कई बार एग्जाम में आपको हिंदी में नहीं देगा, डायरेक्टली दे देगा आपको कि ड्रीम ऐसे करके देगा, ठीक है ना। ड्रीम इन मार्बल ऐसे कहा जाएगा, ठीक है ना। ड्रीम इन मार्बल, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रीम इन मार्बल कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल को क्या कहा जाता है? ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। साथ साथ में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, पंचमहल। पंचमहल को क्या कहा जाता है? पंचमहल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पंचमहल। पंचमहल को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रीम, DREAM, ड्रीम इन स्टोन। क्या कहा जाता है? ड्रीम इन स्टोन। किसको कहा जाता है? तो पंचमहल को। क्या कहा है? पंचमहल को। पंचमहल को क्या कहा जाता है? ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में कितना अधिकतम संख्या हो सकता है? देखिए आप पहले कितना था? 552 था, ठीक है ना। लेकिन देखिए 2 हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, यानी कि टोटल जो है अभी कितना अधिक हो सकता है? तो 550 आपका सदस्य हो सकता है लोकसभा में। क्या है? लोकसभा जो होता है निचला सदन होता है, एक होता है राज्यसभा होता है। देखिए संसद में क्या होता है? संसद में दो सदन होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है लोकसभा, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो देखिए लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में कितना सीट हो सकता है? तो राज्यसभा में 250 सीट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए लोकसभा को है ना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत में, ठीक है ना। और आपका राज्यसभा किस में रखा गया है? तो राज्यसभा जो रखा गया है ना, राज्यसभा को यहाँ पर देखिए, राज्यसभा को रखा किस में रखा गया है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर राज्यसभा को रखा गया है अनुच्छेद 80 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 80 में रखा गया है, ठीक है ना। चलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ उसमें कि देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 80 तो है ही, ठीक है ना। और संसद को किस में रखा गया है? देखिए यहाँ पर देखिए संसद को रखा गया है अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो 79 में रखा गया है। तो तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और राज्यसभा में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो बनाया जाता है ना सदस्य ना राज्यसभा में, ये 12 संख्या होता है। 12 सदस्य क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाने वाला सदस्य होता है। तो जितना पॉइंट मैं करवा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पॉइंट ना सभी एग्जाम में आपके आ चुके हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। तो एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलने के लिए मैं हर चीज़ बोल रहा हूँ, तो मेरे बातों पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर नहीं होता तो यहाँ पर आप अपने आंसर में ये भी कर सकते थे, मीथेन भी कर सकते हैं। तो मीथेन भी क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका, ठीक है, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बिहार का कौन सा जिला मखाना हब के नाम से जाना जाता है। तो मखाना हब के नाम से बिहार का कौन सा जिला जाना जाता है। तो बिहार का आपका दरभंगा जिला मखाना हब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। वही बात अगर मैं बात करूं मधुबनी का, ठीक है ना, मधुबनी का नाम किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका किसके लिए, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए। क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग के लिए मधुबनी को जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। सतलुज नदी पर जो बनाया गया है आपका कौन सा बांध बनाया गया है, और इसके लिए हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये आपका याद कर लीजिएगा। एक आपका है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, और दूसरा आपका है पंजाब। ठीक है ना, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है ये। क्या है, सीमा पर है ये। मैं सीमा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर सीमा पर है। तो कौन सा नदी आपका, तो ये आपका है डैम, आपका है भाखड़ा नांगल डैम, यानी भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो हिमाचल और पंजाब के सीमा पर ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। देखिए अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका है आपका रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रेटिनॉल जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, तो ये विटामिन सी क्या है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी इसका केमिकल नाम क्या है विटामिन सी का, तो एस्कॉर्बिक एसिड। वही बात अगर मैं कैल्सीफेरोल की बात करूँ, तो कैल्सीफेरोल किसका है, तो कैल्सीफेरोल जो आपका है विटामिन डी का, किसका है, विटामिन डी का। अगर मैं आगे बात करूँ टेकोफेरोल किसका है, टोकोफेरोल जो है ना, ये आपका टोकोफेरोल है आपका किसका, तो आपका हो गया ये विटामिन डी का हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया आपका। और टोकोफेरोल कहा जाता है विटामिन ई का, किसका है, विटामिन ई का नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है। ठीक है ना। तो सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप एग्जाम में, ये सभी आने वाले पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, और विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरोल, और रेटिनॉल तो जानते हैं कि विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है। देखिए सेना का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है। मैंने क्या बोला था, नागरिक के लिए कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा है, नागरिक के लिए क्या है, भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न क्या है, नागरिक का सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न। वही बात अगर सैन्य की बात करूं, सैन्य में वीरता का पुरस्कार कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये आपका परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फ्री किक शब्द किस खेल से में प्रयोग किया जाता है। देखिए किक का दिया गया है, तो किक किस में मारते हैं, तो फुटबॉल में मारते हैं ना, गेंद में मारते हैं हम लोग ना। तो फ्री किक किस में किया जाता है, ये आपका फुटबॉल का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह आपके आर्मी के एग्ज़ाम में ना, आर्मी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के अंदर क्या आता है, ये स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चन सब आता है। कभी अगर बोलिएगा ना आप लोग ना, तो स्टैटिक जीके का मैं सारा क्वेश्चन एक क्लास में करवा दूंगा, एक से मैं 2 क्लास में करवा दूंगा। आप लोग बस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तब
बाद बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं, इससे हम लोगों का मोटिवेशन नहीं बन पाता है कि मैं आप लोगों के लिए उस तरह से मेहनत करूं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है आपके समान विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। अब 15 क्वेश्चन जो रहेगा ना आपका समान विज्ञान से, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 के लिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या आपका एसआई मात्रक वाला ना जितने सारा क्वेश्चन है ना साइंस का आप जीके देखेंगे ना पहला आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एसआई मात्रक जो भी है ना कम से कम 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट ऐसा है, 10 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, उसी में से आपका क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में आ जाएंगे। आगे है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में एक बार तो मैंने क्या बताया था मैथनोइक अम्ल, मैथनोइक अम्ल, और मैथनोइक अम्ल नहीं रहे तो आप एक ऑप्शन में क्या आएगा तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मिक एसिड बोलें या फिर मैथनोइक एसिड बोलें, ठीक है ना, तो दोनों एक ही है, एक ही नाम है आपका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कौन से ब्लड ग्रुप वाला कोई सा भी ब्लड ले सकता है, ठीक है ना, ब्लड यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा AB+ वाला व्यक्ति कोई भी ब्लड अपने आप में चढ़ा सकता है, ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोई भी लोहा में अगर जंग लगता है ना उस पर अगर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाएगा, जस्ता मतलब जिंक का परत चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा। तो वो प्रक्रिया कहलाएगा आपका गैल्वेनीकरण कहलाएगा, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी आपने क्या पढ़ा था विटामिन डी का जो है ना रासायनिक नाम क्या है, याद कर लीजिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे ही को जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा। इसे कहा जाता है कैल्सीफेरोल। क्या कहा जाता है कैल्सीफेरोल को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है विटामिन डी कहा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो रिकेट्स है। क्या है रिकेट्स है, रिकेट्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विटामिन डी की कमी से समझ गए, इसमें क्या होता है हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और इसका भी क्या होता है ना विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन बेरी क्या होता है विटामिन B1 की कमी से। और रतौंधी किससे होता है ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। सभी पॉइंट को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया आपका कि पृथ्वी पर पलायन वेग का लगभग मान क्या होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का देखिए यहाँ के पलायन वेग किसे कहा जाता है। जब पृथ्वी से कोई चीज़ वस्तु बाहर की तरफ जाता है ना, पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकलता है ना, तो उस वेग को क्या कहते हैं पलायन वेग कहते हैं। यानी पृथ्वी से ऐसे बाहर रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, तो उस वेग को क्या कहा जाता है तो पलायन वेग कहा जाता है। तो उसका मान कितना होता है, उसका स्पीड कितना होता है लगभग, तो ये होता है आपका लगभग आपका 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है। इतना स्पीड होता है तब ये पृथ्वी को छोड़कर आगे निकल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं तो आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में पीयूष ग्रंथि आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया आपका दाब की एसआई इकाई क्या है, यानी प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है तो पास्कल आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ पर क्या कर अधातु कह रहा है, देखिए धातु नहीं कह रहा, धातु कर कहता ना, धातु का आंसर क्या होता है पारा। तो देखिए कमरे के तापमान पर ये तरल अवस्था में रहता है पारा, लेकिन यहाँ बोल रहा है अधातु। अधातु क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अधातु की बात करूँ तो अधातु ब्रोमीन, अगर धातु की बात करूँ तो पारा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना लाल रक्त कण में, तो ये इसका काम क्या है, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
ऑक्सीजन का परिवहन क्या करता है, फेफड़ा से क्या सांस को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये पहुंचाता है, आपका कौन, तो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर सही आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा, आप लोग आंसर, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और आपका एवरेज स्कोर क्या आता है और कौन से स्टेट से आप मेरे क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपका अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है आपका वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सब्लिमेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण नहीं कहलाता है, ये आपका तरल वाला आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि ठोस को सीधे गैस में बदलने का, ठीक है ना, तो ये आपका सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे ही आंसर कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि रक्त को छानकर अवशिष्ट को कौन सा अंग हटाता है, यानी हमारे रक्त में जो भी खराब चीज़ सब रहता है ना, उसको कौन हटाता है, उसको हटाता है आपका गुर्दा हटाता है, यानी किडनी हटाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति क्या है, मतलब वही गति क्या है, वो गति जो है आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से पलायन वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने में मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो मैथ के क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर। तो मैथ के क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के लिए मिलेंगे आपको। तो मैथ में जहाँ लगे ना, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर फुल टेस्ट लगाने के लिए वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और टीए आर्मी के मॉक टेस्ट आप वहाँ दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर टेस्ट लगाइएगा, आराम से टेस्ट लगाइएगा, आपके स्पेशल आपका टीए आर्मी के लिए है। तो चलिए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो यहाँ पर 12 दिन में करता है। वही काम ए अगर अकेला करेगा तो उसे 20 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वही काम को अगर बी काम करेगा तो बी कितने दिन में काम कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं जो आपको पता होगा। इसको ऐसे बनाएंगे, जब दोनों का काम मिलकर दिया रहे वो, ठीक है, और एक का काम जो अकेला दिया रहता है वो, दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि ये दोनों जो नंबर रहेगा ना उसको माइनस कर देंगे। 20 माइनस 12 जो आपको सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले वाले क्वेश्चन में ए अगर मान लीजिए अगर 10 दिन में करता है, बी से 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, उस कंडीशन में 10 गुना 15 और 10 प्लस 15 को जोड़ देते हैं यहाँ पर नीचे में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों का काम यहाँ पर दिया गया है, उनमें से एक का काम दिया है और एक का काम निकालना है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है नीचे में, बस इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा, हटा के ये 8 हो जाएगा। अब ये काट लीजिए, यहाँ पर 4 से काटूंगा, 4 गुना में 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 2 दाएँ के 20। क्या निकल गया, आ गया 3 और 10 निकल के आ गया ना, 3 गुना में 10 यानी कितना निकल गया आपका 30। यानी कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है ना, सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ये है कि 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है।
अब यहाँ क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन गौर से देख लेंगे ना तो कोई भी फार्मूला आपका याद नहीं रहेगा ना, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आपका एवरेज से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनाएंगे, पहले ये देख लीजिए 10 छात्र का औसत वजन दिया गया है 40, यानी कि अगर मान लिया जाए 10 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे, 10 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, औसत में क्या करते हैं, जितना छात्र रहेगा ना उतने छात्र से यहाँ गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 40 देंगे 400, यानी कह सकता हूँ यहाँ पर कि 10 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा 400। 400 मैंने कैसे निकाला, तो यहाँ पर 40 और 10 को मैंने गुना करके, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब मान लिया जाए अब पहले कितना 10 लोग थे ना यहाँ पर, अब 10 लोग में कितने हो गए, अब 1 लोग बढ़ गए ना यहाँ पर, यानी कुल कितने हो गए 11 लोग हो गए। और औसत कितना बढ़ गया, पहले 40 था यहाँ पर, अब 40 में क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, 1 बढ़ गया यहाँ पर, यानी कि 1 बढ़ गया। मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस करूँगा, मैं यहाँ गुना नहीं करूँगा, यहाँ क्या करूँगा, प्लस करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस करूँगा, यानी कि पहले 10 था तो अब 1 बढ़ के 11 हो गया शिक्षक का, औसत आपका 40 था तो आपका 1 बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों गुना कर दूँगा। गुना मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि कुल वजन किसका निकाल रहा हूँ, यानी कि 10 प्लस 11 लोगों का, यानी 10 छात्र और 1 शिक्षक का, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इतना लिखा नहीं हूँ, इतना गुना कर दिया हूँ। तो क्या बन जाएगा आपका 10 1 11 गुना में 40 और 1 41, यानी कि अब गुना करके कितना आ रहा है आपका 11 का 11, हाथ में 1 हो जाएगा, और 11 44 1 45, यानी कि 451 किलोग्राम जो आ गया ना, ये क्या आपका आ गया 451 किलोग्राम शिक्षक का वजन शामिल है इसमें। और 400 ग्राम क्या है यहाँ पर, 400 किलोग्राम क्या है, तो यहाँ पर शिक्षक को छोड़कर है। तो यहाँ पर जो वजन बढ़ा है ना, वो कौन सा वजन बढ़ा है, तो शिक्षक का ही वजन बढ़ा है ना यहाँ पर, तो वही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, शिक्षक का वजन निकाल दीजिए, यहाँ पर शिक्षक का वजन कितना आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर 451 में से क्या कर देंगे आप, 400 को कम कर देंगे, तो घटा कितना आ जाएगा आपका 51 किलोग्राम क्या आ जाएगा, शिक्षक का वजन आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको जहाँ पर जो क्वेश्चन पता हो ना, आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, बाद बाकी जिनको नहीं पता है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक वृत्ताकार उद्यान यानी कि एक गार्डन का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 154 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसकी परिधि ज्ञात करिए। परिधि मतलब क्या, सरकमफ्रेंस बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर मैथ से डर लग रहा है ना, तो देखिए वीरपथ के एप्लीकेशन पर, ठीक है, वीरपथ के एप्लीकेशन में मैथ का क्लास भी है, ठीक है ना, तो मैथ का क्लास भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपका 0 लेवल से आपका यहाँ पर मैथ का क्लास मिल जाएगा। तो वहाँ जाइए और वीरपथ एप्लीकेशन सर्च करिए प्ले स्टोर में, और वहाँ से डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टी आर्मी के लिए, तो वहाँ पर जो है 30 टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो जाइए अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। टाइम आपका ज़्यादा नहीं है और अभी से आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर इसको मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक सर्कल में इसका क्षेत्रफल दिया गया है। सर्कल यानी कि एक वृत्ताकार दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, दूसरा आपका वृत्त की परिधि पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और परिधि क्या होता है, परिधि जो उसका होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ पर 2 आपका फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए मेंसुरेशन में जो भी फार्मूले होते हैं ना, सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, और याद करने से बढ़िया रहेगा जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपका फार्मूला हमेशा की तरह याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम करा करिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि जाकर अभी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल मैंने कर दिया। तो कितना निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल आपका, कितना दिया गया 154 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना दिया गया है, 154 दिया गया है। कितना दिया गया है, 154 दिया गया है आपका, ठीक है ना। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और आर स्क्वायर दिया गया है बराबर में 154 है। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, देखिए 22 से काटेंगे ना तो 22×7=154 होता है। क्या होता है, 22×7=154 होता है। क्वेश्चन बटा में 1 है, यानी कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 7 यहाँ पर है, इसको इस तरफ लाएंगे ना तो क्या 7 और 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना में 7 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर कितना निकल गया आपका, आ गया तो 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 स्क्वायर है यहाँ पर ना, 2 में से एक तो लेंगे आप, यहाँ पर एक को हटा के एक तो लेंगे, यानी कि आर, यानी कि त्रिज्या कितना आपका आ गया, त्रिज्या आपका कितना आ गया, तो आपका निकल के आ गया 7। अब क्या निकालना है, इसका परिधि निकालना है ना, जो आपको पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है कितना, परिधि पूछा जा रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है, तो मैंने बता दिया था आपको, परिधि बराबर में 2πr होता है। अब देखिए परिधि निकालने के लिए 2πr करेंगे ना, तो 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू तो आपको निकल के आ गया कितना, 7 निकल के आ गया ना, तो 7 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, 7 कट जाएगा, 22 गुना में 44 मीटर आपका आंसर निकल के आ गया, जो कि किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूला अगर पता रहता आपको तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। पहला फार्मूला आपका वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा आपका वृत्त का परिधि आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर, यदि ए का 20% बी के 30% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, अब ए का 20% बोल रहा है ना, तो मैं जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं मैं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन बन रहा है ना तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को बनाइए और मेरे आंसर से आप लोग मैच करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए का 20%, देखिए 20% मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 होता है। कोई भी संख्या का 20/100, यही तो होता है ना परसेंट का मतलब। तो देखिए यहाँ पर ए का 20% बोल रहा है ना, तो 20/100 कर दीजिए, बराबर कह रहा है ना, ए का 20% और बी का 30% के बराबर है। तो बी का क्या कर लीजिए, बी का 30%, 30/100। अब आप बोल रहे हैं इसका अनुपात क्या है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, a गुना में 2 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपका, b गुना में 3 हो जाएगा। अब देखिए a और b का अनुपात, तो a तो यहाँ पर रहेगा ही, और b को मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस तरफ मैं ला दूँगा, क्या करूँगा, इस तरफ मैं ला दूँगा, तो a अनुपात में b। अब मैं b को इस तरफ लाया है ना, तो 3 तो आपका वहीं मैं छोड़ रहा हूँ, अब 2 इस तरफ है तो कि 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि a अनुपात b बराबर में क्या निकल के आ गया आपका, 3:2 निकल के आपका आ गया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद से आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद a यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ जो आपका बराबर में b है ना, तो b मैं इसको यहाँ नहीं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है ना, बटा में, क्योंकि इस तरफ गुना में है तो इस तरफ तो भाग में आएगा ना, इसलिए मैं क्या कर दिया b, और 3 तो आपका वहीं रहेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, इस तरफ गुना में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, यानी कि 3/2, यानी कि 3:2। आप ऐसे भी समझ लीजिए, आपको जैसे समझना है समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का, फिर इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, तब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर निकलेगा भी। ये तो ठीक है, तरीका है, क्वेश्चन आसान है तो बना लेंगे। कभी कभी आपका ये अमाउंट ज़्यादा दे देगा आपको, ठीक है ना, फिर आपका ये परसेंटेज आप कुछ ऐसा दे देगा, 5 2 3 7 करके दे देगा आपको, उस टाइम में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। इससे बढ़िया क्या रहेगा, मैं इसके लिए फार्मूला बताता हूँ आपको। आप एग्ज़ाम में ना 2 वर्ष का ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो वैसे तो कभी कभी 3 वर्ष का पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन मैं ला के लेके आऊँगा
मैं उसमें बता दूंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ एक फार्मूला, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू में आर बटा में 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी मतलब कि यहाँ क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन जो दिया रहेगा ना, पी यानी कि क्या रहेगा आपका, मूलधन रहेगा। पी कितना है आपका, यहाँ पर 8000 दिया गया है, और आपका आर क्या रहेगा यहाँ पर, तो आर रहेगा आपका कितना, तो आर मतलब रेट, दर कितना रहेगा, तो आर कितना दिया गया आपको, आर 10% दिया गया आपको, ठीक है ना। और आपको 2 तो समझ ही गए, 2 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा है, बस आपको इतना ही याद रखना है, आपका इससे आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी कितना है यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 8000, तो मैं 8000 यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटू में आर कितना है, तो आर 10 है ना, 10 बटा में 100 कर दूंगा, ठीक है, और पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 8000 गुना में क्या हो जाएगा, 10 बटा में 100, और गुना में 10 बटा में 100 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पावर में 2 है। अब देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो 1 और 1 जीरो कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 80 बच जाएगा। यानी काट कितना आ गया आपका, तो 80 निकल के आपका आ रहा है, जो कि आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना निकल के आपका आ गया, तो आपका 80 रुपया निकल के आ गया है। बस इसमें आपको क्या करना था, फार्मूला आपको इसमें याद करना था। तो कौन सा फार्मूला, तो आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला आपका ये हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपका है। क्वेश्चन का एक बार आप पैटर्न समझ लीजिए क्या कह रहा है। जिनको पता होगा वो तो देखते ही एक आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते थे, 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन देख के ही यहाँ घबरा जाएंगे। पहले इसका मैं समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को समझ जाएंगे एक बार आप, तो दोबारा आप कभी भी आपको ये कंसेप्ट बनाना नहीं पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ, पहले समझ लीजिए। इसका वैल्यू कितना होता है, जैसे a1 - 1/2 इतना दिया गया है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन बटा में 1 है ना, क्वेश्चन बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 का 2 माइनस में 1 यानी कि 1 बटा में 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा में 2 हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर गुना है यहाँ पर। अब ये क्या है, 1 माइनस में 1 बटा में 3 है, इसको भी सॉल्व करिए। 1 माइनस 1 बटा में 3 है, क्वेश्चन बटा में 1 है। अब इसको भी सॉल्व जब करेंगे ना, तो आपका 1 बटा में 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ 1 बटा 3 नहीं, यहाँ 2 बटा 3 निकल के आएगा, क्योंकि देखिए 3 एकान 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 बटा में 3, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बटा में 3। उसी तरह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बटा में 4। ऐसा करते करते इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 9 बटा में 10 निकल के आ जाएगा गुना करके। आपका ऐसे आ जाएगा ना, जब ऐसा आ जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, गौर से दिखेगा यहाँ पर, ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, उसी तरह से 4 और 4 कट जाएगा, 5 यहाँ रहेगा, 5 से 5 कट जाएगा। ऐसे करते क्या, यहाँ 9 तक कट जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा और नीचे में 10 बच जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका यहीं से आंसर निकल के आ गया, 1 बटा में 10 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो कितना भी लेंदी मैं कर दूँ ना, कितना बड़ा कर दूँ ना, आपको बस पहला देखना है और लास्ट का देखना है। ऊपर का अंश देखना है पहले वाले का अंश देखना है, यहाँ देखना है, और लास्ट वाले का बस हर देखना है। बाद बाकी बीच का सारा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो आपको दोबारा कभी भी आपको ये सब चीज़ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज़, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया गया है और उनका HCF 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब मान लिया जाए जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे ना और उसका HCF दिया रहे ना, तो डायरेक्टली संख्या निकाल दीजिएगा। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3 दिया है ना, तो 3 गुना में HCF से गुना कर दीजिएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ दूसरी संख्या 5 है ना, तो 5 गुना में 6 कर दीजिए।
यानी पहले निकल के कितना आ गया 18 निकल के आ गया, दूसरा आपका निकल गया 30 निकल के आ गया। यानी पहला संख्या 18 है, दूसरी संख्या आपका 30 है। बस आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है ना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर x नहीं मानना, x मानेंगे तब भी आपका बात उतना ही रहेगा। पहला संख्या क्या मानेंगे 3x मानेंगे, दूसरी संख्या आपका 5x मानेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना इतना निकल के आ जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, आप इस तरीके से बना लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 18 और 30 में बड़ी संख्या क्या है, आप जानते हैं ना। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट इसमें मेन चीज़ है, आपको उसी पता रहेगा ना तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज कोई सा भी रहेगा, तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। वही बात चतुर्भुज रहेगा ना, तो उसमें कितना डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज बोल रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब बोल रहा है सबसे बड़ा कोण कौन सा है। देखिए 1 2 3, सबसे बड़ा कोण तो 3 वाला है ना, जिसका भाग तीसरा है, तो गुणा कर दूंगा 3 से। अब देखिए यहाँ पर 1:2:3 ना, तो 1:2:3 था, 3 2 5 1 6 बटा में कर दीजिए 6। अब सॉल्व करके जो आएगा ना, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 6 से काटूंगा तो 6 3 18, यानी 30 3 90, यानी कि 90 डिग्री क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये फिर से सी में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है आपको वो पता होना था, और अनुपात कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। एक दुकानदार अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब ये क्वेश्चन x मान के भी बना सकते थे आप, ठीक है ना, और 100 मान के भी बना सकते थे। दोनों का आपका आंसर परसेंट पे उतना ही निकलेगा। और इन दोनों से बढ़िया आप x मान के बनाने से बढ़िया है और 100 के मान से का बनाने से बढ़िया है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीक़ों को फॉलो करिएगा, ठीक है ना। अब कभी भी x नहीं मानना पड़ेगा, कभी भी आपको 100 नहीं मानना पड़ेगा आपको। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, कितना अधिक कर रहा है पहले, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे प्लस में क्या कर दीजिए 50%, ठीक है ना, 50% अधिक कर दिया। अब फिर कितना रेट कम कर दिया, तो 20% का रेट कम कर दिया, यानी कि छूट दे दिया यानी कम हो गया ना। तो कम करेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस में 20 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस है, प्लस मतलब क्या बढ़ाया, और माइनस मतलब क्या किया कम किया, किसी भी तरह छूट देकर या कम करने पर, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, गुना करेंगे तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 50 और 20 को गुना कर दीजिए, 50 और 20 को गुना कर दीजिए, और नीचे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। यानी इसके लिए एक फार्मूला में ऐसा समझिए, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, फिर बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, घटेगा तो बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। और ये साइन जो रहेगा ना, आपको इन दोनों साइन को गुना करने के बाद जो आएगा वो साइन आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे। वही मैंने किया, यहाँ था प्लस, यहाँ था माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस यहाँ आता है। अब क्या करना है, अब काट दीजिए। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों तो घट जाएगा ना, ये अब साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 20 में 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 गुना में 10, ये माइनस दिया गया ना, माइनस में 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 30 और 10 घट के कितना आ जाएगा, प्लस में आपका 20 आ जाएगा। यानी कि उसको क्या होता है, तो तब भी उसको 20% का क्या होता है, 20% है ना, प्लस 20 आ गया। अगर माइनस आता है यहाँ पर तो ये क्या होता है, हानि होता है, यानी कि कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन प्लस में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था ना, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है
इस तरीके से आपको बनाना है आपको, ठीक है ना। अगर नहीं समझे हैं दोबारा समझने का इसको कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बस आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना के आना है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 720 को किस सबसे बड़ी छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 720 को कौन से नंबर से गुना करेंगे, सबसे छोटे नंबर से गुना करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर 720 को आप क्या कर लीजिए, 720 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 से लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 180 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपका। अब यहाँ 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 45 हो जाएगा। अब देखिए 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3 से लगाएंगे तो 15 या 45, फिर 3 से लग जाएगा, 3 पंचे 15। अब तो नहीं लगेगा ना, अब तो नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अब मिलाइए, आप क्या मिलाइए, जोड़ा मिलाइए। क्या मिलाइए, जोड़ा मिलाइए। जोड़ा मिलाएंगे 2 और 2 का आपका जोड़ा बन गया आपका, फिर 2 और 2 का जोड़ा बन गया आपका, 3 3 का बन गया। क्या नहीं बना आपका जोड़ा, तो आपका क्या जोड़ा नहीं बना, तो 5 का आपको जोड़ा नहीं बना ना, 5 का पेयर नहीं बना आपका। यानी 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा ना। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, 2 2 गुना करने के कितना 4, ये आपका पूर्ण वर्ग है। 3 तो गुना करेंगे कितना 9, ये आपका पूर्ण वर्ग है। ये कब होता है, जब आपका दोनों का पेयर बनता है तब, यानी कि दोनों का जोड़ा बनेगा तब। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पर, 2 2 का जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। 3 3 का बन गया, 5 का नहीं बना ना, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर से 5 से गुना करेंगे तब। यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 5 जो होगा ना वही आपका सबसे छोटी संख्या 5 होगा, जो 5 से गुना करेंगे 720 में तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ आप आंसर क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे आपका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फिर से यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट अंडर, अब इसको क्या करना है, आपका वैल्यू करना है, मान निकालना है। तो रूट अंडर में क्या कर सकते हैं, अब इसको रूट अंडर में क्या करेंगे, 0 पॉइंट में 0009 है। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, यहाँ पर 4 अंक है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे ना तो आपका पॉइंट के बाद 2 ही अंक रहेगा। 4 अंक यहाँ पर है तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक बचता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कैसे मान लिया जाए, इसको हम 0.03 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 0.03 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 0.03 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0.03 गुना में 0.03 करेंगे ना तो 3 3 9 तो हो जाएगा। पॉइंट कितने अंक के बाद आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 1 अंक तो है ही है, 2 3 4 यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी 0 पॉइंट में इतना कर सकता हूँ ना, वही तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बस 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसका स्पीड कितना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यानी कि चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है ना, अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। क्या दूरी बटा में, माफ़ कीजिएगा, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, यानी कि 47 आपको नंबर का क्वेश्चन कमेंट करना है आपका कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 47 क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिएगा, 47 आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट करके देख लीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्लास को कितने आप लोग लास्ट तक देखते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है ना। साथ साथ में कौन से सिटी से क्लास को देख रहे हैं ना, अपने सिटी का नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर कैसे करेंगे, 3x प्लस में 8 बराबर में 2x प्लस में 15 दिया गया है। इसमें क्या करना है, x वाले को एक जगह कर देना है और नंबर वाले को एक जगह करना है। तो क्या करेंगे, अब 3x दिया ही गया है, अब इसको आप इस तरफ लाएंगे ना, अभी कुछ नहीं है तो प्लस यहाँ पर है, इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2x। अब 15 को मैं वहीं छोड़ देता हूँ और 8 को इस तरफ करेंगे आप, क्या अभी प्लस में है ना तो इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब 3x में से 2x गया तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा। यानी x वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब यहाँ पर
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। तो पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना हो जाता है यहाँ पर। तो पहली 5 अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है ना, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11। यानी 1 2 3 4 5 का आप क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ के और 5 से भाग लगा देंगे। यही इसका क्या होता है, इसका होता है औसत। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और जितना संख्या रहेगा उतना से भाग लगा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 3 5 5 10 17 17 और 11 28 बटा में 5 आ जाएगा। यानी कि 5 5 25 और 5 6 30, यानी कि 5.6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु यानी कि कोण का आयतन क्या होगा। जैसे आयतन क्या होगा तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर की, हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या क्या पता करना है आपको, आयतन। इसमें आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है पता होना चाहिए ना। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 गुना में पाई r² h होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर r यानी कि रेडियस कितना दिया गया है, तो रेडियस आपको तो पता ही, यहाँ पर रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। और आपको हाइट भी बताया, आपको हाइट कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे ना, फार्मूला के 1/3 है और पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है यहाँ पर। गुना में r² कितना है, r² है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे। और हाइट कितना दिया गया, हाइट 7 दिया गया ना, 7 से गुना कर दीजिए। अब 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 22 में क्या बन जाएगा 66 बन जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन आप ऐसे बनाएंगे। तो अभी मैंने टोटल क्वेश्चन करवाए हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है आप देख लीजिए, ठीक है ना। आपका टारगेट हमेशा हर सेट में कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 40+ आपका स्कोर आना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाद बाकी आप हर एक क्लास को देख लीजिएगा, दिन के 10 बजे क्लास आपको आता है यहाँ पर। और वीट पर के एप्लीकेशन पर जाकर आप यहाँ पर टेस्ट भी आप बाय कर सकते हैं आर्मी के लिए एग्ज़ाम के लिए, और आपका मैथ का भी कोर्स यहाँ पर है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन भी कर लीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।